Hello, lovely people. Good wishes and a warm welcome to all. So, today we are here with yet another lecture on determinants. In the previous lectures, we solved some of the problems related to whatever we have discussed, and in today's class, we will be discussing about the properties of determinants. In the previous lectures, we discussed about some methods to find out the determinants of order 3 and higher. And in this lecture, we will again discuss a new method to find out the determinants, which will be using the properties of determinants. So for that, first of all, we will learn about some properties of determinants and then we will solve the related problem. If you have any query, any doubt or any suggestion related to whatever we have discussed till now, you may write that in comment section. So without further delay, let's get started. So the first question which arises here is that why do we need the properties of determinant to expand that? Determinant से related कुछ properties होती हैं. अगर उन properties का use करके हम determinants को expand करते हैं तो हमारी जो calculations हैं वो easy हो जाती हैं. एक complex determinant को एक simplified determinant में convert करके उसकी calculations को simplify करके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं. बेसिकली इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो डिटर्मिनेंट है वो इजीली इवैल्यूएट हो सके. जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज तो हमें पता चलेगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और अगर हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ता है तो वो भी बहुत इजीली हम लोग एक्सपैंड कर पाते हैं और कुछ केसेस में तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के हमारे पास आंसर आ जाता है, हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं होती. तो all of this we will discuss while solving the problems. Before that, we will be studying about properties of determinant, and the first property is that the value of determinant it remains unchanged if the rows are interchanged into columns or columns into rows. इसका मतलब ये है कि एक डिटर्मिनेंट जो होता है उसमें रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं. तो डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या फिर उसके कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए से let it be 1 2 3 4 this way. तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकेंड रो. तो अगर हम क्या करें कि ये जो फर्स्ट रो है उसे मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं एंड द सेकेंड रो इज मेड द सेकेंड कॉलम. इस मैट्रिक्स के जो रोज थे उनको हमने कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स बनी. उसके डिटर्मिनेंट को मैं इस तरह से बी डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ, दिस इज ए डिटर्मिनेंट. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इट सेज दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी सेम. डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ए के डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू थे, लेट्स से इसकी वैल्यू थी एक्स, तो ए के रोज को कॉलम्स बनाकर जो भी न्यू डिटर्मिनेंट हमें मिला उसकी वैल्यू भी x ही रहेगी. उसकी इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो चेंज नहीं होंगी. इस प्रॉपर्टी को हम लोग तब यूज करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे. तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे पास एक रिजल्ट निकल कर आता है, वो ये है कि अगर मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज देन ओनली वी कैन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट. तो ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा दिस इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दिस प्रॉपर्टी इज अगेन ट्रू बिकॉज एक मैट्रिक्स ए है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर हमें जो भी न्यू मैट्रिक्स मिलती है दैट न्यू मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स. जब हमने ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा एंड बी मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ ए बिकॉज वी हैव इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. जो भी प्रॉपर्टी हमने डिटर्मिनेंट्स की स्टडी की
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर हम ले तो दिस इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पता हो और मुझे ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो, तो मुझे ए ट्रांसपोज निकाल के उसका डिटर्मिनेंट जो लेंथी मेथड है उससे निकालने के बजाय हम डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं अगर हमें रिजल्ट पता हो तो। सिमिलरली वी आर हैविंग द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि टू रोज या टू कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। दिस मीन्स इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए से लेट इट बी 2, 3, 4 and 5। इस मैट्रिक्स ए की ये फर्स्ट कॉलम है एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। तो अगर मैं क्या करूं, ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, दैट मीन्स कि दिस वाज द फर्स्ट कॉलम, इसे मैं सेकेंड कॉलम बना देती हूँ एंड दिस सेकेंड कॉलम विल बी द फर्स्ट कॉलम। तो ये एक न्यू डिटर्मिनेंट बन गया मेरे पास, बी डिटर्मिनेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बी डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, वाइल जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमें ये कह रही है कि किसी भी दो रोज को हमें इंटरचेंज करना है या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने ये रो थी, अगर ये कॉलम है 2, 4, इसे हमने एक रो में कन्वर्ट किया। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करना है, कॉलम को रो नहीं बनाना है बल्कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर देना है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में फर्स्ट कॉलम वाज 2, 4, उसे हमने बी डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम बना दिया। सिमिलरली ए के डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम था 3, 5, उसे हमने एक नए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम बना दिया। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो अगर हम किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ये ए डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, इसे सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी 10 minus 12, दिस विल बी -2 एंड बी का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें तो दिस विल बी 12 minus 10, 2। तो यहाँ से भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि बहुत सारी रोज और बहुत सारी कॉलम्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है। तो उस केस में अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो हमें वहां पर स्पेसिफाई करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि कौन सी रो को इंटरचेंज किया है हमने। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ डिटर्मिनेंट ए, दिस इज लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 0, 4, 0, 8, 2, 0, 5, 9, 4, 6, 0, 0। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ये एक 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बिकॉज इट इज हैविंग 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहती हूँ कि मैंने इस डिटर्मिनेंट में 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी 2 रोज को मैंने इंटरचेंज किया है। क्या मैंने फर्स्ट और सेकेंड रो को इंटरचेंज किया है या फिर मैंने फर्स्ट और फोर्थ रो को इंटरचेंज किया है। तो ये ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन को डिनोट करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं। तो अगर ith रो और jth रो को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे दैट ri, दिस इज द साइन ऑफ इंटरचेंज। ith रो को हम ri से डिनोट करेंगे, jth रो को rj से डिनोट करेंगे एंड उनके बीच में हम ये इंटरचेंज का साइन लगा देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ith रो और jth रो को हमने इंटरचेंज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंड थर्ड रो को अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ तो उसके लिए मुझे जो नोटेशन यूज करनी पड़ेगी वो क्या होगी, बिकॉज आई एम यूजिंग द फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के लिए मैं r1 यूज करूंगी, थर्ड रो के लिए मैं r3 यूज करूंगी, और क्योंकि मैं फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रही हूँ इसलिए मैं इन दोनों के बीच में एक इंटरचेंज का साइन लगा दूंगी, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो नोटेशन मैंने लिखी दैट मीन्स कि r1 इज इंटरचेंज विद द रो r3। r मीन्स रो एंड 1 and 3 का मतलब है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को मैंने इंटरचेंज करके एक न्यू डिटर्मिनेंट बना दिया है। सिमिलरली हम लोग कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट नोटेशन आएगी।
कभी भी हम दो रोज को इंटरचेंज करते हैं, ith और jth रो को इंटरचेंज करेंगे, तो मेरे पास जो नोटेशन आएगी उसमें मैं कैपिटल R यूज करूंगी, विच विल डिनोट दैट आई हैव इंटरचेंज द रोज। सिमिलरली एक डिटर्मिनेंट में हम लोग कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं R की जगह C का यूज करूंगी, C फॉर कॉलम। अगर मैं ith कॉलम और jth कॉलम को इंटरचेंज करती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, ith कॉलम, कॉलम के लिए C लगा दिया, ith कॉलम को मैंने इंटरचेंज करना है jth कॉलम में, एंड इंटरचेंज के लिए मैं ये साइन यूज करूंगी। सो दिस नोटेशन विल रिप्रेजेंट that I have interchanged ith column with the jth column. So this was the second property. Let's move to another property. The third property is if two rows or two columns of a determinant are identical, then the determinant vanishes. ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत जगह यूज होती है और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। So this property says कि if we have a determinant A like this, where I have x, y, z, and this will be 0 to 5, and this is x, y, z. According to this property, इस determinant का जो result होगा this is 0, because determinant A में first column में भी 3 elements हैं x, y, z, and third column is same as the first column. तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से ये लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। दो कॉलम्स सेम है, दैट मीन्स कि दोनों कॉलम्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम है। दैट मीन्स कि इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम है, इसके सेकेंड एलिमेंट्स भी सेम है और इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो भी सेम है। दैट मीन्स कि ये दोनों कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल है, एंड बिकॉज अ डिटर्मिनेंट इज हैविंग एनी टू ऑफ इट्स कॉलम्स सेम, दैट इज व्हाई द डिटर्मिनेंट इज हैविंग द वैल्यू 0। सिमिलर केस हम रोज में भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हो जिसमें दो रोज आइडेंटिकल हो, यहाँ पर दो कॉलम्स आइडेंटिकल थे, अगर दो रोज आइडेंटिकल हो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली 0 होगी, उस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if the elements of a row or a column of a determinant they are multiplied by some scalar, then the new determinant will be equal to scalar into the value of original determinant. Let us understand this property with the help of an example. Let's say we have a determinant A like this. Let it be 2, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5 and 0. Say मैंने क्या किया, this second column, इस सेकेंड कॉलम को मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेट दैट नंबर बी 5। सेकेंड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इस कॉलम के हर एक एलिमेंट को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट अ न्यू डिटर्मिनेंट। सो लेट्स से दैट डिटर्मिनेंट बी बी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 2, 0, 1। सेकेंड कॉलम को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस विल गिव 5। Second element multiplied by 5 will give 5, and this element multiplied by 5 will give 10, and the third column is as it is. तो ये न्यू डिटर्मिनेंट बन गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें इस न्यू डिटर्मिनेंट बी एंड दिस डिटर्मिनेंट ए, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है। अगर मुझे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता हो, लेट्स से ए डिटर्मिनेंट, इसका आंसर आया x, इस डिटर्मिनेंट में किसी भी एक कॉलम को मैंने अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, देन जो भी न्यू डिटर्मिनेंट मेरे पास आया उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, तो दिस विल बी 5 into x। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को स्केलर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी that will be the scalar, यानी कि 5 times the value of original determinant. Similarly यहाँ पर अगर मैं फिर से इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं किसी स्केलर 6 से, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट, लेट्स से न्यू डिटर्मिनेंट इज सी डिटर्मिनेंट, जिसमें सेकेंड कॉलम जो होगा that will be the multiple of 5 and third column will be the multiple of 6. न्यू डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 multiplied by 6 multiplied by x.
यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक पर्टिकुलर रो या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो के हर एक एलिमेंट को हमें उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम्स का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से हम रोज को भी एक पर्टिकुलर स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी सम स्केलर टाइम्स वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। नाउ इस ऑपरेशन को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे? अगेन, एक डिटर्मिनेंट में बहुत सारी रोज बहुत सारी कॉलम्स होती हैं, तो किस पर्टिकुलर कॉलम को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है वो हमें स्पेसिफाई करना होगा। तो उसके लिए हम लोग नोटेशन यूज करते हैं। रो को डिनोट करने के लिए हम लोग लेटर आर यूज करेंगे एंड कॉलम को डिनोट करने के लिए हम लेटर सी यूज करेंगे। तो अगर आयत रो को हमने किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई किया है तो इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे? आर आई गोज टू के आर आई। यहाँ पर सबसे पहले तो बिकॉज हमने आयत रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज वी आर यूजिंग रो, तो हमने आर लिख दिया। उसके बाद कौन सी स्पेसिफिक रो को मल्टीप्लाई किया है? आयत रो को, तो हमने आर के सबस्क्रिप्ट में आई लगा दिया। आयत रो को हमने एलिमेंट के से मल्टीप्लाई किया, सॉरी स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी के इनटू आर आई। एंड यहाँ पर हम लोग एक एरो का साइन यूज करेंगे कि आयत रो को जब हमने स्केलर के से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट द रिजल्टेंट के आर आई। के आर आई मीन्स कि रो के हर एक एलिमेंट को हमने के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हम लोग एक एरो का यूज कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वाली जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी उसमें हमने इंटरचेंज का साइन यूज किया था, यहाँ पर हम एक सिंगल एरो का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी कॉलम को हमने स्केलर के से मल्टीप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आयत कॉलम था, उसे मैंने स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, देन इस ऑपरेशन को मैं कैसे डिनोट करूंगी? बिकॉज कॉलम का यूज कर रहे हैं तो कॉलम के लिए सी, आयत कॉलम का यूज किया, सबस्क्रिप्ट में आई लगा दिया, तो के स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास रिजल्टेंट कॉलम जो बनेगा दैट विल बी के सी आई एंड सी आई गोज टू के सी आई। दिस विल डिनोट कि आयत कॉलम को हमने के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ध्यान से नोट करने वाली ये बात है कि ओरिजिनली जो कॉलम था वो था आयत कॉलम, और फाइनली जो कॉलम बना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो भी आयत कॉलम है। इसका मतलब ये है कि जो भी रिजल्टेंट आएगा एक पर्टिकुलर कॉलम को के से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आयत कॉलम में ही जाएगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, लेट से इस पे मैंने ऑपरेशन लगाया, लेट से कॉलम 1 गोज टू 2 टाइम्स कॉलम 1, ये ऑपरेशन मैंने इस पर परफॉर्म किया। दिस मीन्स कि फर्स्ट कॉलम जो यूज हुआ उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन द न्यू डिटर्मिनेंट विल बिकम, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल मल्टीप्लाई विद 2, इट विल गिव यू 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल 4, एंड जो सेकेंड कॉलम होगा उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है तो वो एज इट इज रहेगा, देन द न्यू डिटर्मिनेंट विल बी दिस। ना इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में हमने एक चीज नोट की, कॉलम 1 के एलिमेंट्स को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो भी रिजल्टेंट आया वो कॉलम 1 में ही आया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट में आया 2, एंड 2 को हमने कॉलम के उसी प्लेस पे रखा जिस प्लेस पे 1 था। सिमिलरली इसकी जगह पर ये जो सेकेंड एलिमेंट था उसकी जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट हमने ऐसे ही पुट कर दी। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कौन सी पर्टिकुलर रो में जाएगा। इस केस में जिस रो पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उसी रो में जो रिजल्टेंट था वो पुट कर दिया। नाउ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और रिजल्ट मिलता है, दैट इज determinant of Ka is equal to K raised to power n into A determinant, where n is the order of this matrix A. So this property means, for example, if we have a determinant A, मेरे पास एक मैट्रिक्स A थी, उसका डिटर्मिनेंट मुझे पता है that is x, and I have to find out the determinant of 5A, तो वो क्या होगा? एक मेथड तो इसका ये है कि मुझे मैट्रिक्स A पता हो,
उसके बाद मैं 5A मैट्रिक्स फाइंड आउट करूं और उसका डिटर्मिनेंट लूं। अनदर मेथड इज इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इसे सॉल्व कर लूं। अगर मुझे A का डिटर्मिनेंट पता है तो 5A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो स्केलर होगा 5 उसकी पावर n वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए, A का डिटर्मिनेंट हमें पता है, तो वहां से डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम 5A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ द प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें लेंथी प्रोसीजर यूज करने की जरूरत नहीं होगी। नाउ ये जो प्रॉपर्टी है वो इससे कैसे आई, ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी द सेम स्केलर टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट कैसे आया वो देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स A लाइक दिस x y z x. So if I know the matrix A, then what will be the matrix KA? KA मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई कर देंगे। So the matrix KA will be KX, KY, KZ and KX again. अब A का डिटर्मिनेंट अगर मुझे पता है तो KA का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, KA का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दिस विल बी KX, KY, KZ and KX. One thing is कि डिटर्मिनेंट्स के केस में अगर एक पर्टिकुलर रो से कोई एलिमेंट कॉमन हो तो हम उसे डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा में हम एक इक्वेशन स्टडी करते हैं, लेट्स से 2x + 2y = 4। तो इसमें हमने क्या देखा, इन दोनों टर्म्स में ये जो फर्स्ट टर्म है 2x एंड सेकेंड टर्म इज 2y, इन दोनों टर्म्स में ये जो एलिमेंट 2 है दिस इज कॉमन। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं एंड इक्वेशन 2x + 2y = 4 becomes 2 × x + y = 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों टर्म्स में एलिमेंट कॉमन था उसे हमने बाहर निकाल लिया। ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स के केस में एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में, अगर मैं रो लेके चलूं तो एक पर्टिकुलर रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में कोई फैक्टर कॉमन हो तो उससे मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स में ये फैक्टर k कॉमन है, तो इस k को मैं डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकती हूँ। तो दिस विल बी, फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो में k एलिमेंट कॉमन है उसे मैंने बाहर निकाल लिया, तो द डिटर्मिनेंट बिकम्स x, y, kz एंड kx। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रो देखूं तो सेकेंड रो में भी ये एलिमेंट k कॉमन है, इस k को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, देन KA विल बिकम, डिटर्मिनेंट ऑफ KA वुड बी, k तो ऑलरेडी था, उसके बाद इस सेकेंड रो की वजह से जो k आया वो ये, एंड दिस इज x × y एंड z × x। तो नाउ डिटर्मिनेंट KA क्या बन गया, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करूं तो KA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k × k मीन्स k² इंटू x, y, z, x का जो डिटर्मिनेंट होगा this is what determinant of A, so this will be like this। and यहाँ पर ये जो पावर 2 आई वो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर A जो मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ ऑर्डर 2। इसी चीज को हम लोग अगर जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है। इसमें हमने सिर्फ एक चीज यूज की कि डिटर्मिनेंट के एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसे हम डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकते हैं। Now if I say here, let's say determinant of A is this, तो ये जो determinant A है इसमें से क्या मैं K को कॉमन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। Why? Because K ये जो फैक्टर है ये सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड है। अगर मैं एक पर्टिकुलर रो देखूं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ K मल्टीप्लाइड है, दूसरे एलिमेंट के साथ K मल्टीप्लाइड नहीं है, इस वजह से मैं K को कॉमन नहीं ले सकती। जिस तरह से मैंने रोज के केस में किया उसी तरह से मैं कॉलम्स के केस में भी कर सकती हूँ। अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम में B ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ K मल्टीप्लाइड है,
सेकेंड एलिमेंट के साथ k मल्टीप्लाइड नहीं है, दैट इज वाई हम k को बाहर नहीं ले सकते। ये बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे अलजेब्रा में हम ये करते हैं 3x + y = 4। तो यहाँ पर 3 को हम लोग इस तरह से, ये 3x + y है, इसे हम 3 × x + y राइट डाउन नहीं कर सकते बिकॉज 3 एलिमेंट जो है वो दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं था। यहाँ पर जब हमने 2x + 2y = 4 की बात की तो इसमें 2 फैक्टर जो था वो दोनों टर्म्स में कॉमन था, इस वजह से हमने उसे बाहर फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट 3 जो है सिर्फ एक ही टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, दैट इज वाई उसे हम बाहर नहीं ले सकते। बिल्कुल सिमिलर केस डिटर्मिनेंट्स के केस में भी यूज होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम एक डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करके हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में रिड्यूस करना, एंड सेकंड इज डायरेक्टली एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, फर्स्ट टाइप में ये होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, उसे एक सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट में हमें चेंज करना होगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट थिंग इज कि एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का हमने मेथड देखा था, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यूज करके या सार्स रूल यूज करके इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प से माइनर्स और कोफैक्टर्स के टर्म्स में हमें उसका रिजल्ट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उस डिटर्मिनेंट को हमें एक सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट में किसी दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, एंड दिस वी विल डू बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्योंकि जो प्रीवियस मेथड्स थे उनकी हेल्प से हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन what we do is, let us say this is the determinant A determinant and let this be B determinant। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट को मैंने A determinant का नाम दे दिया and this determinant I have chosen it to be B determinant। तो मुझे A determinant को नेगेटिव ऑफ B determinant के इक्वल प्रूव करना है। के लिए अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में और इस डिटर्मिनेंट में कुछ सिमिलैरिटी देखूं तो क्या मुझे वो मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट में देखें तो ये फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट्स हैं, a² b² एंड c²। सेम 3 एलिमेंट्स हमें बी डिटर्मिनेंट में भी मिल रहे हैं बट इन अ रो, यानी कि a² b² c² ये तीनों एलिमेंट्स हमें बी डिटर्मिनेंट में भी मिल रहे हैं but they are arranged in a row, while in A determinant they are arranged in a column। तो इस सिमिलैरिटी को देखते हुए हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, and that is when we interchange the rows and columns of a determinant, then the determinant value does not change। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इस सिमिलैरिटी को देखकर हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है उसमें सॉल्व करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम पे हमें अप्लाई करनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का ऑर्डर जिस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई भी हो सकती है और डिफिकल्ट भी बन सकती है। तो हमें सिमिलैरिटीज देखकर अप्रोच हमें बेसिकली सीखनी है कि किस तरह से एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये एलिमेंट्स में सिमिलैरिटी थी, इस वजह से मुझे जो प्रॉपर्टी लग रही है कि ये अप्लाई होनी चाहिए, दैट इज कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट अनचेंज रहता है। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। तो अगर ए डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, दैट विल बी, जो फर्स्ट कॉलम है इसे मैं फर्स्ट रो बना दूंगी एंड दिस विल बी a² b² c²। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना देते हैं a b c एंड थर्ड कॉलम विल बिकम द थर्ड रो b c c a एंड a b।
अब हमें जो भी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं वो इस डिटर्मिनेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी हमें फर्दर यूज करनी है उसके लिए हम बी डिटर्मिनेंट से थोड़ा हिंट लेंगे। बी डिटर्मिनेंट में हम देख रहे हैं कि ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब वाले कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए डिटर्मिनेंट में कहीं भी ये एलिमेंट्स नहीं है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इस ए डिटर्मिनेंट में ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब जैसे एलिमेंट्स को क्रिएट कर पाए। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दिस वाज द फोर्थ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि एक डिटर्मिनेंट के किसी भी कॉलम या किसी भी रो को हम लोग किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी उसी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम की मैं बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ए क्यूब और ए स्क्वायर जैसी एलिमेंट्स बन सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड कॉलम को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बी क्यूब और बी स्क्वायर वाले एलिमेंट्स आ सकते हैं। एंड इन द सिमिलर मैनर थर्ड कॉलम को मैं सी से मल्टीप्लाई करके सी क्यूब और सी स्क्वायर वाली टर्म्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो इस ऑपरेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट कॉलम का यूज करना है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट ए से। तो जो न्यू कॉलम बनेगा वो AC1 बनेगा एंड दिस ऑपरेशन विल बी डिनोटेड एज दिस, C1 goes to AC1। दिस मीन्स कि C1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको मैं कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करूंगी एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट कॉलम में ही पुट कर दूंगी। सिमिलरली जो सेकंड कॉलम है उसे मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए सेकंड कॉलम का यूज हो रहा है। उसमें सेकंड कॉलम को मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है एंड दिस विल बी द सेकंड ऑपरेशन। एंड थर्ड ऑपरेशन इज थर्ड कॉलम को मुझे सी से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस विल बी डिनोटेड एज C3 goes to C into C। तो इन तीनों ऑपरेशंस को जो हम ए डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा दैट विल बी, फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल गिव ए क्यूब। सेकेंड एलिमेंट को फिर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव ए स्क्वायर एंड दिस विल गिव ए बी। सिमिलरली सेकेंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी b क्यूब, b स्क्वायर एंड bca। थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन द एलिमेंट्स विल बिकम c क्यूब, c स्क्वायर एंड abc। दिस इज द न्यू डिटर्मिनेंट। बट यहाँ पर क्योंकि हमने इस डिटर्मिनेंट में एक कॉलम को a से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड कॉलम को b से मल्टीप्लाई किया है, थर्ड कॉलम को c से मल्टीप्लाई किया है, तो इस डिटर्मिनेंट को हमें इन तीनों कांस्टेंट के प्रोडक्ट से डिवाइड भी करना होगा। तो जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बना वो ये ए डिटर्मिनेंट बना जिसके साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ क्योंकि बी डिटर्मिनेंट में ए क्यूब और ए स्क्वायर वाली टर्म्स थी वो ए डिटर्मिनेंट में आ गई हैं। अब इसमें एक चीज और हमने नोटिस की ए डिटर्मिनेंट में, थर्ड रो में ABC जो है वो कॉमन आ रहा है, क्योंकि इन थर्ड रो के हर एक एलिमेंट में ABC कॉमन है, तो इस ABC को मैं डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकती हूँ। तो इफ आई टेक आउट दिस एलिमेंट ABC फ्रॉम द थर्ड रो out of this determinant, then we will get a determinant as ABC को हम थर्ड रो से कॉमन आउट निकाल रहे हैं, तो दिस विल बी ABC एंड 1 by ABC ऑलरेडी था, तो 1 by ABC ऐसे हो जाएगा एंड दिस डिटर्मिनेंट विल नाउ बिकम फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो विल बी एज इट इज एंड द थर्ड रो, यहाँ पे ABC हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 1 and 1 इट विल बी लेफ्ट आउट। So now our A determinant becomes this। अब यहाँ पर B determinant में देखें तो एक रो में 1 1 1 है, वही सेम रो हमें यहाँ पर मिल रही है। सिमिलरली ये सेकेंड रो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, एक रो यहाँ पर मिल रही है एंड A क्यूब B क्यूब और C क्यूब वाले एलिमेंट्स की सेम रो यहाँ पर मिल रही है। तो एक तरह से हमारे पास जो भी B डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं A डिटर्मिनेंट से, बट यहाँ पर जो रोज है उन्हें रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि बी डिटर्मिनेंट में हमें ये 1 1 1 रो जो है वो फर्स्ट रो चाहिए, लेकिन ए डिटर्मिनेंट में ये थर्ड रो है। तो हम रोज के इंटरचेंज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
बिकॉज ये थर्ड रो को हमें फर्स्ट रो में इंटरचेंज करना है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे दैट वी आर इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 3। यहाँ पर सेकेंड रो पे हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए था, वो एज इट इज हमें मिल गया, लेकिन फर्स्ट और थर्ड रो को अगर हम इंटरचेंज कर दें देन वी विल गेट द डिटर्मिनेंट b। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को अगर हम इंटरचेंज करते हैं देन द डिटर्मिनेंट विल बिकम दिस 1 1 1, second row as it is रहेगी, and this first row would become the third row, a cube b cube and c cube। यहाँ पर c स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो ये थी कि अगर हम किसी भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है वो साइन चेंज कर देता है। ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट पॉजिटिव था और रोज को इंटरचेंज करने के बाद ये नेगेटिव बन जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, एंड दिस इज आवर डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर इस तरह से ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो कि ए डिटर्मिनेंट था उसे हमने बी डिटर्मिनेंट में रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड नहीं किया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में रिड्यूस कर दिया। Let us take one more example of this type. The next question is again of the same format. यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेंट गिवन है, उस डिटर्मिनेंट को हमें रिड्यूस करना है अनदर डिटर्मिनेंट में। Let's say this be the determinant A and इस डिटर्मिनेंट को हम नेम दे देते हैं डिटर्मिनेंट B. Now we have to use the properties of determinant. We have to operate the properties on this determinant A determinant so as to get the determinant B. तो उसके लिए हम A डिटर्मिनेंट और B डिटर्मिनेंट में कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी होगी जो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इफ वी सी हियर A डिटर्मिनेंट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एंड d स्क्वायर का एक कॉलम है, ऐसा ही एक कॉलम हमें B डिटर्मिनेंट में भी मिल रहा है। सिमिलरली ए बी सी डी का एक कॉलम बी डिटर्मिनेंट में है जो कि ए डिटर्मिनेंट में भी है। उसके अलावा हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब वाली टर्म्स भी मिल रही हैं बी डिटर्मिनेंट में, लेकिन ये वाली जो टर्म्स हैं वो ए डिटर्मिनेंट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब की जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अगर होती है तो यहाँ पर फर्स्ट रो में मुझे ए क्यूब चाहिए, सेकेंड रो में मुझे बी क्यूब चाहिए, थर्ड रो में सी क्यूब एंड फोर्थ रो में डी क्यूब। इस तरह से अगर मैं इस रो की बात करूं, फर्स्ट रो को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर ए क्यूब बन जाएगा। सिमिलरली सेकेंड रो को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बी क्यूब वाली एलिमेंट मिलेगी। सी स्क्वायर यानी कि जो थर्ड रो है उसे मैं मल्टीप्लाई करूं सी से तो मेरे पास सी क्यूब वाली एलिमेंट मिलेगी। सिमिलरली फोर्थ जो हमारे पास रो है उससे मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास डी क्यूब वाली टर्म मिलेगी। यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट है उस पर हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो क्या है कि जो फर्स्ट रो है उसे मुझे कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस विल बी डिनोटेड एज रो 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट ए। तो इस तरह का जो ऑपरेशन है वो ये डिनोट करता है कि मैंने फर्स्ट रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सेकेंड रो को b से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस ऑपरेशन विल बी डिनोटेड एज r2 goes to br2। एंड फॉर द थर्ड रो को हमें c से मल्टीप्लाई करना है सो दैट वी गेट द c क्यूब टर्म। तो उसके लिए r3 को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस ऑपरेशन विल बी डिनोटेड एज r3 into cr3, सॉरी r3 goes to cr3। सिमिलरली फोर्थ रो को हमें d से मल्टीप्लाई करना है सो एज टू गेट d क्यूब एलिमेंट, सो दिस विल बी डिनोटेड एज r4 goes to dr4। इन सभी ऑपरेशंस को जब हम अप्लाई करेंगे ए डिटर्मिनेंट पे देन द डिटर्मिनेंट ए विल बिकम लाइक दिस। फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स कि इसके हर एक एलिमेंट को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इट विल गिव ए क्यूब, a multiplied by a it will give a square, 1 multiplied by a it will be a, and this term would be a b c d। सिमिलरली सेकेंड रो पर जो हमने ऑपरेशन लगाया वो ये है कि b से मल्टीप्लाई करना है, तो होल ऑफ द सेकेंड रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय b एंड वी विल गेट
p cube, b square, b and a b c d. Similarly, third row को c से मल्टीप्लाई करना है, then we will get c cube, c square, c and b a b c. Similarly, fourth row को d से मल्टीप्लाई करेंगे, then we will get d cube, d square, d and d a b c. This will be the determinant. But यहाँ पर क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर रो को a से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी फर्स्ट रो को हमने a से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड रो को b से मल्टीप्लाई किया है, थर्ड रो को c से एंड फोर्थ रो को d से मल्टीप्लाई किया है, देन वी हैव टू डिवाइड होल ऑफ दिस डिटर्मिनेंट a बाय a b c d so that कि this determinant resembles the original determinant a. Next thing, if we see here, यहाँ पर कॉलम 4 में a b c d जो टर्म है वो कॉमन है. Each element of column 4 contains this term a b c d. So इस वजह से कॉलम 4 से हम a b c d को कॉमन आउट निकाल सकते हैं. तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे that we are taking common the term a b c d from fourth column, that means from C4. उसके बाद हमारे पास a determinant क्या बनेगा? This will be 1 by a b c d as it is. और क्योंकि हमने ए बी सी डी कॉमन लिया है, देन यहाँ पर ए बी सी डी बाहर आएगा एंड दिस डिटर्मिनेंट विल बी ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, डी क्यूब. सेकेंड कॉलम में कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है, इस वजह से वो भी सेम रहेगा. थर्ड कॉलम भी एज इट इज होगा, बट फोर्थ कॉलम में यहाँ पर ए बी सी डी कॉमन ले लिया, तो फोर्थ कॉलम विल बी कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट 1. तो यहाँ पर ABCD से ABCD कैंसल आउट हुआ, 1 बच गया एंड वी आर लेफ्ट विद दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस इज सेम एज द डिटर्मिनेंट B. तो इस तरह से हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज यूज की और A डिटर्मिनेंट को हमने B डिटर्मिनेंट में रिड्यूस कर दिया. So this was how very simply we can use the properties of determinant to evaluate any of the determinant. Now we are having 3 more properties of determinants. One of those property is that the value of determinant will be remain unchanged if elements of one row is added with a constant multiple of elements of other row. तो हम फिर से एक example से understand करते हैं. For example, we are having a determinant A like this. Let us say it be 1, 2, 3 and 4. Second order का determinant है. इसमें मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ. इसके लिए मैं क्या करूंगी, फर्स्ट कॉलम में लेट अस से आई एम एडिंग अ मल्टीपल ऑफ सेकंड कॉलम. लेट अस से एक नंबर 2 से मैंने कॉलम सेकंड को मल्टीप्लाई किया एंड जो भी रिजल्टेंट आया उसे मैंने फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया. तो 1 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम दैट इज 3. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट जो होगा फर्स्ट कॉलम का, उसमें भी हमें ऐड करना है ट्वाइस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम विच इज 4. देन ये एक फर्स्ट कॉलम बन गया एंड द सेकेंड कॉलम विल रिमेन इंटैक्ट एंड वी विल गेट द सेम डिटर्मिनेंट. तो ये जो न्यू डिटर्मिनेंट बना इसकी सेम वैल्यू होगी जो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी. इस तरह से एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स में हम किसी और कॉलम के एलिमेंट्स के मल्टीपल्स को ऐड कर सकते हैं जिससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. जिस तरह से हमने कॉलम्स के केस में किया उसी सेम वे में हम रोज के केस में भी कर सकते हैं. तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5. एंड ये जो ऑपरेशन होगा उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इफ लेट अस से ith रो में मुझे ऐड करना है k टाइम्स द एलिमेंट्स ऑफ jth रो. दैट मीन्स कि मैंने पहले jth रो ली, jth रो को k से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट आया उसे मैंने ith रो में ऐड कर दिया. तो उसके लिए जो ऑपरेशन होगा दिस विल बी डिनोटेड एज ri goes to ri plus k into rj. दिस ऑपरेशन वुड मीन कि सबसे पहले हमने jth रो को k से मल्टीप्लाई किया एंड जो भी रिजल्टेंट आया उसे हमने फिर से ith रो में ऐड कर दिया. दैट मीन्स कि जो भी फाइनल टर्म हमारे पास आएगी रिजल्ट में दिस विल गो इन ith रो.
सिमिलर मैनर में कॉलम्स के केस में हम कर सकते हैं, ith कॉलम में हमें क्या ऐड करना है, k टाइम्स द jth। सबसे पहले jth कॉलम के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको ith कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे। तो इस पूरे ऑपरेशन ci प्लस k cj का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो सब रिजल्टेंट ith कॉलम में हम लोग पुट इन कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम बहुत बार यूज करेंगे, तो उस टाइम और ज्यादा क्लियर होगा। देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। The next property says that if each element of a row or column of determinant consists of algebraic sum of n terms, then the determinant can be expressed as the sum of n determinants of same order. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let it be a determinant which is having p plus x, q plus y, z plus t, and this is say 1, 2, 3, 4, 8, 9. This is the determinant A. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कॉलम में हर एक एलिमेंट में 2 टर्म्स का एडिशन दिख रहा है। तो इस डिटर्मिनेंट A को हम एक और वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज A डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में ये जो फर्स्ट टर्म है, एडिशन से पहले जितने भी टर्म्स हैं उसका फर्स्ट कॉलम बनाकर एक डिटर्मिनेंट बना लें, एंड देन सेकेंड टर्म का यूज करके हम एक और डिटर्मिनेंट बना लेंगे। दोनों डिटर्मिनेंट्स को ऐड करके हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। दैट मीन्स कि सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में एडिशन से पहले जो भी टर्म है उनका यूज करते हैं p, q, z, एंड जो बाकी के कॉलम्स हैं दैट विल रिमेन इंटैक्ट। दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 8, 9, and we have another determinant. We can make another determinant out of this A determinant. This will contain these second terms, the terms after the addition. These will be x, y, t, 1, 2, 3, 4, 8, 9. तो A determinant would be the sum of these two determinants. तो यहाँ पर जो एक कॉलम में, हर एक कॉलम में 2 टर्म्स का एडिशन हमें मिल रहा था, उससे हमने डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया 2 डिटर्मिनेंट्स के सम में। दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें 2 टर्म्स का सम था, इस वजह से हमने इस ए डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया, 2 डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलर मैनर में अगर यहाँ पर 3 टर्म्स होती तो हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे। जितनी टर्म्स होंगी एक पर्टिकुलर कॉलम में, उतने ही टर्म्स के एडिशन में हम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम इज 0। प्रीवियसली हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की कि एक डिटर्मिनेंट में, लेट्स से इट इज अ डिटर्मिनेंट, इट इज हैविंग any of the 2 rows or any of the 2 columns identical, then this determinant will have value 0. Similarly कुछ और conditions हैं जहां पर determinant की value directly 0 हो जाती है। First condition is कि एक determinant के किसी एक column का हर एक element अगर 0 हो, for example this is a determinant, it is a 3 order determinant like this. इस डिटर्मिनेंट में एक पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, देन दिस डिटर्मिनेंट विल हैव वैल्यू 0 डायरेक्टली। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई एक पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स 0 हो, देन ऑल्सो दिस डिटर्मिनेंट विल हैव द वैल्यू 0. So this is the second case where we are getting directly 0 as the answer. The third case is 2 rows और 2 columns are proportional. 2 rows या 2 columns proportional है, इसका मतलब ये है कि both the rows are multiple of each other. For example, we have a determinant A, say this be 1, 2, 3, 2, 4, 6, 0, 5, 9. Let it be a determinant. यहाँ पर first column and second column की अगर मैं बात करूँ तो they are related somehow. अगर मैं C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन वी विल गेट द कॉलम C2.
C1 के हर एक एलिमेंट को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें देन वी गेट द कॉलम C2। तो यहाँ पर अगर मैं C2 और C1 में रिलेशन लिखूं तो दिस विल बी C2 मीन्स ट्वाइस ऑफ C1। तो यहाँ पर C2 एंड C1 में एक रिलेशन है, C2 एंड C1 आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, देन वी से दैट C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब भी दो कॉलम्स या दो रोज प्रोपोर्शनल होगी देन द डिटर्मिनेंट विल हैव द वैल्यू 0। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं सिमिलर एग्जाम्पल से। दिस डिटर्मिनेंट A कैन बी रिटन एज 1 2 3 एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 1, 4 can be written as 2 2 and this can be written as 2 3। थर्ड रो विल बी एज इट इज। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये चीज प्रूव करने वाले हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रोज प्रोपोर्शनल हो, दैट मीन्स कि बोथ द कॉलम्स और बोथ द रोज आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, देन द डिटर्मिनेंट विल हैव द वैल्यू 0। तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट A को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं बिकॉज C2, यहाँ पर 2 एलिमेंट को हम कॉमन ले सकते हैं तीनों से and this will be written like this। Now here C2 have 2 as its common factor। तो C2 के हर एक एलिमेंट में 2 कॉमन है, इस 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं डिटर्मिनेंट के। So this will be 2 will come out 1 2 3 0 5 9 and we know here that if any of the 2 rows or any of the 2 columns are identical then the determinant is having the value 0। तो ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी बिकॉज हेयर C1 एंड C2 आर सेम, दे आर आइडेंटिकल, तो दिस विल बी 0। हेंस इस एग्जांपल से हमने ये प्रूव कर दिया कि इफ C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल देन द डिटर्मिनेंट इज हैविंग द वैल्यू 0। So these were some of the properties related to determinant। In this lecture we studied about 7 properties and we did 2 problems related to that। Also from some of these properties we found out some of the results like the determinant of A transpose and A is always the same, and if we have to find out the determinant of KA then this will be K raised to power n into A determinant where n is the order of square matrix A। This was all about today's lecture। In the next lecture we'll be dealing up with some of the problems related to this। We will find out how to evaluate the determinants by simply using the properties of determinant। We'll not expand the determinant as a whole, we will use the properties and we'll find out the answer to the determinant। Till then, keep learning, keep practicing and stay tuned।